जरा सोचिए, अपनी पसंदीदा शॉपिंग ऐप को ये कैसे याद रहता है कि पिछली बार क्या देखा था? या सोशल मीडिया आखिर कैसे हमारी सारी तस्वीरें सालों साल सहेज कर रखता है? इन सब के पीछे एक ही अनदेखी ताकत काम करती है, डेटाबेस। ये हमारी डिजिटल दुनिया की याददाश्त है, और आज हम इसी के रहस्यों को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है, इंटरनेट को चीज़ें याद कैसे रहती हैं? ये सवाल सीधा उस प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है जिसे डेटाबेस सॉल्व करते हैं। देखिए, उनका काम सिर्फ डेटा को स्टोर करना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह से व्यवस्थित करना है कि ज़रूरत पड़ने पर वो तुरंत और बिल्कुल सही सलामत वापस मिल सके। तो चलिए डेटा की इस यात्रा को शुरू से शुरू करते हैं। हम उस दौर में चलते हैं जब सारी जानकारी बिखरी हुई फाइलों में पड़ी रहती थी, और फिर देखेंगे कि कैसे डेटाबेस ने इस पूरे के पूरे केओस को एक सिस्टम में, एक भरोसेमंद प्रणाली में बदल दिया। यहाँ स्क्रीन पर दो अलग अलग दुनियाएं हैं। बाईं तरफ है अव्यवस्था, हर ऐप की अपनी फाइल और एक ही जानकारी की कई कई कॉपियां। सोचकर देखिए, अगर एक जगह पता बदला तो बाकी सब जगह वो पुराना ही रह जाएगा। लेकिन फिर दाईं ओर देखिए, ये है डेटाबेस, जानकारी का एक सेंट्रल सोर्स। सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता है, जिससे ये पक्का रहता है कि हर किसी को हमेशा सही और अपडेटेड जानकारी ही मिले। कोई भी इमारत बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट उसका ब्लूप्रिंट बनाता है ना? बिल्कुल उसी तरह एक डेटाबेस बनाने से पहले हमें उसके लिए एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये ईआर मॉडल है क्या चीज़? इसे यूं समझिए कि ये कोड लिखने से पहले बनाया गया एक कच्चा नक्शा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे डेटा में मुख्य चीज़ें, जिन्हें एंटिटीज कहते हैं, वो क्या होंगी, जैसे कि स्टूडेंट या कोर्स। और फिर ये उनके बीच के रिलेशनशिप्स को बताता है, जैसे एक स्टूडेंट एक कोर्स में एनरोल करता है। ये प्लानिंग का सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है। और यहाँ देखिए, ये कितना सिंपल और पावरफुल हो सकता है। हमारे पास दो एंटिटीज हैं, एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट, और उनके बीच का रिश्ता क्या है? वर्क्स फॉर। बस ये छोटा सा विजुअल ब्लूप्रिंट हमारे पूरे डेटाबेस का लॉजिक एक नज़र में साफ कर देता है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तैयार है। अब वक्त है नींव डालने का। चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल दुनिया के सबसे कॉमन डेटाबेस स्ट्रक्चर यानी रिलेशनल मॉडल में कैसे बदलता है। रिलेशनल मॉडल डेटा को ऑर्गेनाइज करने का सबसे पॉपुलर तरीका है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक स्प्रेडशीट की तरह सोचना। हर टेबल, जिसे हम यहाँ रिलेशन कहते हैं, एक खास तरह की चीज के बारे में जानकारी रखती है। पंक्तियां हैं अलग अलग रिकॉर्ड्स, और कॉलम्स हैं उन रिकॉर्ड्स के गुण या विशेषताएं। ये रहा एक बेहतरीन उदाहरण। हमारे ईआर ब्लूप्रिंट की जो स्टूडेंट एंटिटी थी, वो अब एक असली टेबल बन गई है। हर एक रो एक अलग स्टूडेंट है, और एसएसएन, नेम और मेजर जैसे कॉलम्स उस स्टूडेंट के बारे में खास जानकारी स्टोर कर रहे हैं। तो देखा कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एक ठोस टेबल में बदल गया। ठीक है, तो हमारी बिल्डिंग का ढांचा तैयार है, पर अब सवाल ये है कि हम इसके अंदर की जानकारी तक पहुंचेंगे कैसे? हमें उससे बात करने के लिए एक भाषा चाहिए, और डेटाबेस की दुनिया में वो यूनिवर्सल भाषा है एसक्यूएल। एसक्यूएल से डेटाबेस से बात करना लगभग इंग्लिश में सवाल पूछने जैसा ही है। देखिए, सिलेक्ट नेम मेजर, मतलब मुझे नाम और मेजर चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट टेबल से, और वेयर एसएसएन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ये हमारी शर्त है कि सिर्फ उसी स्टूडेंट का डेटा दिखाओ जिसका एसएसएन ये है। कितना लॉजिकल और पावरफुल है ये। अच्छा, अब मान लीजिए एक नया स्टूडेंट आ गया, हमें उसका रिकॉर्ड जोड़ना है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट कमांड का। ये कमांड बस हमारी टेबल में एक नई रो, एक नया रिकॉर्ड जोड़ देता है, जिसमें नए स्टूडेंट की सारी जानकारी होती है। बस सोचिए कि टेबल में एक खाली रो भर गई। और क्या होगा अगर कोई स्टूडेंट अपना मेजर बदल ले? जैसे फ्रैंकलिन वोंग, जिसका एसएसएन 5678 है, वो ईई से फिजिक्स में चला जाता है। इसके लिए हम अपडेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें मौजूदा रिकॉर्ड में जाकर किसी भी जानकारी को बदलने की आज़ादी देता है। तो डेटा को पढ़ना, सिलेक्ट, नया डेटा जोड़ना, इंसर्ट, और मौजूदा डेटा को बदलना, अपडेट, ये एसक्यूएल के 3 सबसे बुनियादी और शक्तिशाली काम हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी चुनौती पर आते हैं। जब एक ही समय में कई लोग एक ही डेटा को एक्सेस कर रहे हों, तो उसे सही और एक जैसा यानी कंसिस्टेंट कैसे रखा जाए? ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है।
अगर सिस्टम सावधान ना हो तो वो गलती से एक ही सीट 2 लोगों को बेच सकता है और फिर तो बस हंगामा ही होगा। डेटाबेस को इस तरह की समस्याओं को रोकने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है। तो इस कहानी का हीरो है ट्रांजैक्शन। ये कई सारे ऑपरेशंस को एक साथ एक ऑल और नथिंग पैकेज में बांध देता है। जैसे सीट बुक करने में ट्रांजैक्शन के अंदर होगा सीट की अवेलेबिलिटी चेक करना, सीट का नंबर घटाना और पेमेंट प्रोसेस करना। अगर इनमें से एक भी स्टेप फेल हो गया तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही कैंसिल हो जाता है। ये स्लाइड दिखाती है कि बिना कंट्रोल के क्या गड़बड़ हो सकती है। ट्रांजैक्शन 1 ने देखा एक सीट अवेलेबल है। ठीक उसी वक्त ट्रांजैक्शन 2 ने भी देखा कि एक सीट अवेलेबल है। दोनों ने टिकट बेच दिए, लेकिन आखिर में डेटाबेस में सिर्फ एक ही सीट कम हुई। मतलब एक टिकट का अपडेट बस हवा में गायब हो गया। इसी को कहते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो डेटाबेस इस अफरा तफरी को रोकता कैसे है? इसका जवाब है कंकरेंसी कंट्रोल से, जो एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। जब एक ट्रांजैक्शन किसी डेटा को बदलने वाला होता है तो सिस्टम उस पर एक लॉक लगा देता है। अब बाकी सभी ट्रांजैक्शंस को इंतजार करना होगा जब तक कि पहला अपना काम पूरा करके वो लॉक हटा ना दे। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई टक्कर ना हो और लॉस्ट अपडेट जैसी प्रॉब्लम्स ना आएं। तो हमने एक लंबी यात्रा तय की है, अव्यवस्था से लेकर एक सुसंगत, सुरक्षित सिस्टम तक। अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि डेटाबेस असल में हमारी आधुनिक दुनिया को कैसे चलाता है। तो ये है हमारी पूरी यात्रा का सार। हमने एक प्रॉब्लम से शुरू किया, फिर एक प्लान बनाया, एक ढांचा खड़ा किया, उससे बात करना सीखा और आखिर में उसे गलतियों से बचाया। डेटाबेस बनाने और उसे मैनेज करने के ये सबसे ज़रूरी कदम हैं। ये बात डेटाबेस के महत्व को बहुत खूबसूरती से बताती है। वे सिर्फ डेटा को स्टोर नहीं करते, वे हमारी सामूहिक डिजिटल दुनिया की याददाश्त को बनाए रखते हैं और हम ऑनलाइन जो कुछ भी करते हैं उसे मुमकिन बनाते हैं। और ये एक सवाल है आगे सोचने के लिए। जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा बना रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, इन बुनियादी सिस्टम्स को समझना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि भविष्य की हर टेक्नोलॉजी इसी नींव पर बनाई जाएगी।